इंसर्ट कैसे करना है, उस डेटा को फिर व्यू कैसे करना है, राइट? वहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज क्रिएट टेबल तो हमने सीख ही लिया। आज देखते हैं कि टेबल क्रिएट करते समय हम क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं और कितने अलग अलग डेटा टाइप्स को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टेबल बनाया हुआ है पहले से। टेबल्स के अंदर जाके देखते हैं। एनीवेज, आई थिंक हमारे पास एक टेबल क्रिएटेड है यूजर्स नाम का, राइट? या ये रहा, ठीक है सबको? हाँ तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, नया टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज कह लो। एंड एम्प्लॉयज टेबल में अभी हम लोग कुछ कुछ अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कॉलम बनाते हैं एम्प्लॉय आईडी का। सो लेट्स कॉल इट EMP_ID, या आईडी कह लो, सिंपल। ठीक है, एंड इसका डेटा टाइप कर लेते हैं इंटीजर। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट अभी हम इसमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, सो लेट्स कॉल इट फुल नेम। ठीक है, एंड इसमें इसका डेटा टाइप कर देंगे varchar। ठीक है, अब मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, varchar यूज करते हैं। ठीक है, varchar। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो उसके लिए लेट मी ओपन। तो मैंने W3 स्कूल्स ऑलरेडी बताया हुआ है ना, जहाँ से पढ़ना है, हाँ करेक्ट? तो W3 स्कूल्स ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ लेफ्ट में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे इन्होंने वो दिए हुए हैं। सो इफ यू कम टू क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल में अगर जाओगे तो क्रिएट टेबल करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके इन्होंने दिए। दिख रहा है कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये क्रिएट टेबल किया है, फिर कॉलम नेम लिखा है, फिर डेटा टाइप लिखा है। तो यहाँ पे कि जितने भी चाहो तुम ऐसे कॉलम नेम्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ये डेटा टाइप होगा ना, ये डेटा टाइप हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि अगर तुम स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हो या क्या स्टोर करना चाहते हो। तब ये डेटा टाइप के बारे में कहाँ से पढ़ेंगे, राइट? तो यहाँ पे W3 स्कूल्स में तो तुमको सारा मतलब डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा हर एक डिफरेंट डिफरेंट SQL के कमांड के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी स्पेसिफिकली जो हमारा ट्रांजैक्ट SQL है या माइक्रोसॉफ्ट का जो SQL सर्वर है, उससे रिलेटेड जितने भी डेटा टाइप्स है उसके बारे में पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन खोलना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करना है, TSQL डेटा टाइप्स करके ऐसे सर्च कर लेना गूगल पे। ठीक है, तो एक लिंक आएगा ये माइक्रोसॉफ्ट वाला, इसको ओपन करना, ट्रांजैक्ट SQL वाला। जब ओपन करोगे तो ये डेटा टाइप्स वाला पेज खुलेगा। इसमें नीचे आना, तो नीचे आओगे तो तुम देखना कि यहाँ पे डेटा टाइप की कैटेगरीज डिवाइड की हुई इन्होंने। तो जितने भी डेटा टाइप्स SQL सर्वर में होते हैं उन सभी डेटा टाइप्स को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स, यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक्स, बाइनरी स्ट्रिंग्स, डेट एंड टाइम, अदर डेटा टाइप्स और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं सीधा कैरेक्टर स्ट्रिंग्स वाला। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड इन्होंने बोला कि 3 टाइप के डेटा टाइप्स है हमारे पास, कैर, वैरकैर और टेक्स्ट। वैरकैर अभी हमने देख लिया है, लेकिन ये कैर और वैरकैर दो अलग अलग चीजें क्या है। ठीक है, तो पहले हम वैरकैर ओपन करते हैं और इसको अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे यहाँ पे, तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि वैरकैर क्या है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स होती है जिसमें फिक्स्ड साइज होती है, जिसमें तुम साइज डिफाइन करते हो। ठीक है, और वो जो साइज होती है ये n ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये वैरकैर में। ठीक है, तो इसमें जब ओपन करोगे तो उन्होंने कैर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है। तो ये कैर और वैरकैर में डिफरेंस क्या है, इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई एक कॉलम लेता हूँ जिसमें मैंने डेटा टाइप रखा है वैरकैर और उसमें साइज मैंने लिखा 10 या 100। ठीक है, और अगर मैं एक और कॉलम लेता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एड्रेस, एड्रेस या फिर मान लो कि सिटी। ठीक है, और इसमें अगर मैं डेटा टाइप इसका लिखता हूँ क्या है, तो उसमें अगर मैंने सपोज साइज रखा 10, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा कि वो डेटा को स्टोर कैसे करता है, उसमें डिफरेंस आएगा। अदरवाइज उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि इसमें मतलब स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते, इसमें कम स्टोर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट है। 10 का मतलब वही है कि इसमें मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हो एक लाइन, एक डेटा में। ठीक है, 10 का मतलब वही है मैक्सिमम साइज लिमिट। और दोनों में ही हम लोग स्ट्रिंग का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने कल बताया था कि हम लोग सिंगल कोट्स में से स्ट्रिंग लिखते हैं, है ना? तो वैसे सेम चीज सब कुछ सेम रहेगा, बट ओनली डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि ये डेटा को स्टोर कैसे करता है अपने अंदर। ठीक है, बात समझ में आई? यस। ओके, अब वो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है हम थोड़ा आगे आके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए देखो कि तुम चाहे कैर यूज करो या वेर कैर यूज करो, दोनों चीज तुम्हारी स्ट्रिंग के लिए ही यूज होती है। ठीक है, क्लियर?
हाँ। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप में जो है स्ट्रिंग के लिए टेक्स्ट। ठीक है, अभी टेक्स्ट किस लिए यूज करना है? टेक्स्ट यूज करना है जब तुम्हें मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट का डेटा स्टोर करना होगा। ठीक है, मल्टीपल लाइंस मतलब कि जैसे एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कमेंट्स हो गए, है ना, कोई पेज है, पेज का डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ठीक है, जब मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट होगा, मल्टीपल लाइंस मतलब कोई ऐसा कोड है जिसमें तुम 1 2 3 ऐसे अलग अलग लाइन में तुम्हारा स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो इसको करने के लिए तुम ऐसा, ये जो मल्टीपल जहाँ पे लाइन चेंज हो रहा है ना, वैसा टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए तुम मोस्टली टेक्स्ट यूज करते हो। ठीक है, क्लियर, हाँ। अंडरस्टूड, ओके। देन अभी आ जाते हैं हमारे वैरकैर में, जो वो साइज हम मेंशन करते हैं, वो वैरकैर का साइज हम लोग मैक्सिमम कितना मेंशन कर सकते हैं उस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वैरकैर में जाता हूँ अपने फिर से, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एन का साइज एक है दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें एक दो पैरामीटर दे सकते हैं, एन एन लिख सकते हैं या फिर मैक्स लिख सकते हैं। तो मैक्स लिखोगे तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है उतना स्टोर कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल साइज स्ट्रिंग है जिसमें हम लोग 1 से लेके 8000 तक का मैक्सिमम साइज दे सकते हैं, यानी कि वैरकार का मैक्सिमम साइज कितना हुआ, 8000 कैरेक्टर्स। ठीक है, जो एन का साइज यहाँ पे मेंशन करेंगे वो 8000 कैरेक्टर्स तक जाएगा। क्लियर, कैर के भी सेम है, अंडरस्टूड, हाँ। ओके। लेकिन जब हम लोग ये मैक्स पैरामीटर यूज करते हैं तब उस समय क्या होता है कि मैक्स इंडिकेट्स अ कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ साइज अप टू मैक्सिमम ऑफ दिस मेनी बाइट्स, जिसका मतलब होता है 2 GB तक का स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, ये कितना बाइट्स है, 2^31 - 1 उतना बाइट्स है ये। ओके, क्लियर, और 1 बाइट मतलब 1 कैरेक्टर होता है। यस। ओके, मतलब दीज मेनी कैरेक्टर्स, हम लोग इतने सारे कैरेक्टर्स का डेटा इसमें मैक्सिमम स्टोर कर पाएंगे अगर हम लोग वैरकेर में साइज में मैक्स लिखते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के डेटा टाइप्स देखते हैं। तो इसमें थोड़ा पीछे आ जाएंगे, थोड़ा और पीछे। अब आते हैं हमारे न्यूमेरिक्स पे। ठीक है, यानी कि नंबर टाइप का जितना भी डेटा होगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, बिग इंट, बिट, डेसिमल, इंटीजर हमने अभी देख लिया, राइट। तो अभी इंटीजर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये जितने भी इंटीजर टाइप का डेटा होगा ना, इंटीजर मतलब -1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, वो जितने भी नंबर्स होंगे, क्या बोलते हैं, इंटीजर वाले, वो सब कुछ उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटीजर के अलग अलग टाइप्स हैं, बिग इंटीजर, इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, टाइनी इंटीजर। अब ये अलग अलग टाइप इसलिए हैं क्योंकि इन सब के अलग अलग मेमोरी स्पेसेस है, साइजेस है। ठीक है, जैसे अगर तुम देखोगे ये टाइनी इंटीजर है, इसका रेंज है 0 से 255, मतलब अगर तुम्हें कोई ऐसा नंबर स्टोर करना है जो वैल्यू 0 से 255 के बीच में होती है, तो तुम क्या करोगे, टू टाइनी इंट यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर है जो इससे भी इस रेंज से बाहर जा रहा है, यानी कि -32,000 से लेके +32,000 के बीच में कोई नंबर अगर स्टोर करना है, तो वो उसके लिए स्मॉल इंट यूज करोगे। ठीक है, अगर इससे भी बड़ा रेंज है कि इस रेंज के बाहर भी तुम्हारा कोई नंबर अगर तुम्हें स्टोर करना है, तो तुम इंटीजर यूज करोगे। इंटीजर के लिए कितना है, 2^31 से लेके -2^31 से लेके +2^31 और -1 एक। ठीक है, फिर उससे भी अगर बड़ा नंबर है तो बिग इंट यूज करेंगे। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट है? नो नो सर। ठीक है, सिंपल। अब ये अलग अलग साइजेस क्यों दिए हैं? अगर मैं सीधा हर चीज के लिए अगर बिग इंट यूज करूंगा तो मेरा तो हर बार हर नंबर का कवर ही हो जाएगा, तो फिर ये छोटे वाले डेटा टाइप्स क्यों दिए? ये दिमाग में आया, ये डाउट आया दिमाग में? सर वो स्पेस कम लेगा इसके लिए बनाया गया है ना, क्योंकि अननेसेसरी का बड़ा नंबर क्यों देंगे। एग्जैक्टली exactly. सबको क्लियर हुआ ये बात, कि अगर तुम्हें पता ही है कि यस। सपोज मैं कोई एक कॉलम बना रहा हूँ, आईडी बना रहा हूँ, या फिर सपोज मैं कुछ दूसरा कॉलम बना रहा हूँ, और मुझे पता है कि उस कॉलम में कभी भी 255 से बड़ा नंबर आएगा ही नहीं, तो अननेसेसरी बाकी बड़ा डेटा टाइप अगर ले लूंगा तो काम जो मेरा मेमोरी में है, मेरा हार्ड ड्राइव में एक्स्ट्रा खाली स्पेस रह जाएगा बिना मतलब का। बात समझ रहे हो? यस तो सर। वो अननेसेसरी स्पेस यूटिलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स दिया हुआ है। तो ये तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा कि कब इंटीजर यूज करना है, कब बिग इंटीजर यूज करना है, कब स्मॉल इंट यूज करना है, कब टाइनी इंटीजर यूज करना है। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे जो नंबर्स का रेंज दिया हुआ है, 0 से 255 का मतलब होता है 1 बाइट मेमोरी स्पेस, स्मॉल इंट का मतलब होता है 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस स्टोरेज में, इंटीजर मतलब 4 बाइट्स, बिग इंट मतलब 8 बाइट्स। ठीक है,
और जो हमारा कैरेक्टर होता है एक सिंगल कैरेक्टर, यानी कि अगर मैं सिर्फ अल्फाबेट ए लिख दूं या बी लिख दूं, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लिखता हूं तो वो पूरा 1 बाइट का स्टोरेज लेता है। ठीक है, ये ओके। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। तब हाँ बताओ क्या डाउट है। नहीं डाउट नहीं कुछ भी। ओके ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स वाला डेटा। एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स मतलब जब एग्जैक्टली पता है कि नंबर का साइज, नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1.5 नहीं है, 1 है एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्ट नंबर्स के लिए हम ये यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट नंबर मतलब जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप दिए हुए हैं इन्होंने, फ्लोट और रियल। ठीक है, सो एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स में भी तुम्हारे डेसिमल्स आते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते, मतलब फ्लोटिंग होते हैं। कभी कभी अपने आप अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। अगर मैंने सपोज लिखा 1.53789, तो वो अपने आप कभी कभी उसको कर देगा 1.6 कर देगा, कभी कभी 1.56 कर देगा, ऐसा मतलब अप्रोक्सीमेशन करते रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक्स के लिए होते हैं, जिस समय तुम्हें मतलब श्योरिटी, जिसमें तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा 1.55 एग्जैक्टली आ रहा है या 1.56 आ रहा है या 1.5 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैंने सपोज लिखा 1.5, तो ये एग्जैक्ट नंबर है कि 1.5 ही है। लेकिन कभी कभी बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, 193, सपोज ऐसा कुछ लिखा मैंने 1.1239687 ऐसे करके। तो अगर मैं ये अप्रोक्सीमेट वाला कोई डेटा टाइप यूज करता हूँ, फ्लोट या रियल, तो कभी कभी क्या होगा कि तुम्हारे सिस्टम पे ये नंबर ये नहीं दिखाएगा। कभी कभी ऐसा दिखा सकता है कि 1.138 या ऐसा कुछ दिखाएगा, या 1 पॉइंट लाइक 1297 ऐसे दिखाने लगेगा। मतलब वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को मतलब कभी कभी फ्लोट कर सकता है। ठीक है, वो कैसे चेंज होगा, कब कौन सा वैल्यू दिखाएगा, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट रहेगा मतलब क्लोज इनफ वैल्यू, बहुत फ्रैक्शनल चेंज होगा। वो अप्रोक्सीमेट नंबर्स के लिए फ्लोट या फिर रियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन डेटा टाइप को हम लोग कभी भी मतलब ज्यादा यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स में। कि अगर तुम्हें सपोज इंटीजर स्टोर करना है तो बिग इंट, बिट, इंटीजर और टाइनी इंट या स्मॉल इंटीजर, ये यूज करोगे। लेकिन अगर कुछ डेसिमल नंबर का एग्जैक्ट न्यूमेरिक स्टोर करना है तो तुम क्या यूज कर सकते हो, डेसिमल, स्मॉल मनी, न्यूमेरिक और मनी। ये ग्रीन वाले जो हैं ये तुम्हारे क्या है, मतलब एग्जैक्ट डेसिमल डेटा के लिए स्टोर होगा। जो रेड वाले हैं वो एग्जैक्ट इंटीजर डेटा के लिए है। ठीक है, ये वाले जो है यहाँ पे, ये ब्लू वाले, ये वो है जब अप्रोक्सीमेट है, जब तुम्हारा डेसिमल नंबर का एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ठीक है, अब आते हैं कि ये ग्रीन वाले जो है ये एग्जैक्ट डेसिमल नंबर्स में, इसमें अलग अलग डेटा टाइप इन्होंने क्यों दिए हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी कुछ ना कुछ साइज से रिलेटेड ही है। ठीक है, कि अगर मैं डेसिमल ओपन करता हूँ तो डेसिमल में देखना किस तरह का डेटा रखा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेसिमल में हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है पैरामीटर। जैसे वैरचर में पैरामीटर्स में हमें साइज लिखना पड़ता है, वैसे ही डेसिमल में भी साइज लिखना पड़ता है। ठीक है, अब वो साइज कैसे लिखते हैं हम लोग, दो पैरामीटर्स होते हैं, एक P, S। ठीक है, प्रिसीजन और साइज। ठीक है, तो इसमें अगर तुम इसके एग्जांपल्स देखोगे, इसमें एग्जांपल्स में अगर तुम देखना, ये लिखा हुआ है, देखो, दिख रहा है, डेसिमल 5,2। इसका मतलब ये है कि टोटल मेरा जो नंबर होगा उसमें 5 डिजिट्स होंगे। ठीक है, और इन 5 डिजिट्स में से डॉट के बाद 2 होंगे, मतलब यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, सर ये तो 6 हो गया, राइट, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डॉट होगा। ये 5,2 का मतलब ये है, ऐसे वाले नंबर्स। तो अब इसमें कौन से नंबर्स हम फिट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना नंबर स्टोर कर सकता हूँ इसमें, ये स्टोर कर सकता हूँ नहीं मैक्सिमम, हाईएस्ट नंबर 9.9 999 ये हो सकता है। लेकिन इसमें क्या मैं ये नंबर स्टोर कर सकता हूँ 1000.01, ये स्टोर कर सकता हूँ? No, नहीं sir. कर सकता, क्योंकि ये नहीं टोटल sir। कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, है ना? हाँ तो ये स्टोर नहीं होगा। तो इसके ये जो यहाँ पे दो पैरामीटर है, पहला वाला बताता है कि टोटल कितने डिजिट्स, यानी कि साइज हो गया। 2 हो गया प्रिसीजन, तुम्हारा प्रिसीजन मतलब कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, और ये जो साइज है ये डेसिमल डिजिट्स को इंक्लूड करके है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे, अगर तुम देखोगे डेटा टाइप में मैंने यहाँ पे डिसाइड किया 5,2, यानी कि टोटल 5 डिजिट्स, डॉट के बाद 2 डिजिट्स,
और इसमें मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 123। जब मैं 123 इसमें इंसर्ट करूंगा तो वो कैसे जाएगा पता है? वो जाएगा ऐसे 1 2 3, और क्योंकि इसके डेसिमल मेंशन नहीं किया तो अपने आप यहाँ पे डेसिमल के बाद 00 दिखाएगा ही। ऐसा नहीं करेगा कि आउटपुट में 1 2 3 कर देगा, वो नहीं, वो उसको 123.00 करेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स है, डेसिमल्स को भी दिखाएगा ही। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अगर सपोज मैंने कोई ऐसा नंबर इंसर्ट किया 99.1, ठीक है, इसी इसी साइज में अगर 99.1 इंसर्ट करूंगा तो कैसे जाएगा? 99.10 ऐसे जाएगा वो। ओके, क्लियर, यस सर। ओके। देन आता है न्यूमेरिक। सो न्यूमेरिक भी सेम वही चीज कर रहा है, बट न्यूमेरिक का रेंज और डेसिमल का रेंज दोनों अलग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर नीचे जाके देखोगे जो न्यूमेरिक है और डेसिमल है, उसमें ये अगर तुम पढ़ोगे तो इसमें तुम्हें समझ में आएगा कि न्यूमेरिक जो है वो थोड़ा उसका रेंज ज्यादा बड़ा होता है। ओके, क्लियर, ओके। देन यहाँ पे फिर एक छोटा सा टेबल दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई पूछता नहीं है, बट अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ा स्टोरेज के लिए रिलेटेड, तो तुम ये देख सकते हो कि कितना प्रिसीजन कितना स्टोरेज लेता है। मतलब डॉट के डेसिमल के बाद अगर तुम 9 डिजिट्स तक तुम डेसिमल लेते हो तो वो कितना स्टोरेज लेगा। मतलब ये 5 बाइट्स तक लेता है, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स अगर है। अगर 10 से लेके 19 तक अगर तुम अगर डेसिमल पॉइंट्स लेते हो तो 9 बाइट्स लेगा। तो स्टोरेज इस तरह से ऑप्टिमा, हमें कभी, मेरे को तो आज तक ये यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, बट एक बार मैंने डेसिमल प्रिसीजन 18 यूज़ किया था। जब ब्लॉकचेन वगैरह पे यूज़ काम करते हैं उस समय हमें काफ़ी प्रिसाइज डेटा चाहिए होता है, बट मोस्ट केसेस में तुम्हारा ये 5 बाइट वाला डेटा से स्टोरेज से काम चल जाएगा, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड, हाँ सर। ओके, ठीक है। चलो अभी आते हैं बैक और यहाँ पे जाके बाकी डेटा टाइप्स को देखते हैं। तो ये एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स हो गया। अब इसमें देखो दो डेसिमल हमने देख लिया, न्यूमेरिक देख लिया, इसमें लेकिन एक स्मॉल मनी और एक मनी टाइप का डेटा टाइप भी है। और मनी और स्मॉल मनी ये कब यूज करना है? ये होंगे डेसिमल्स ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है तुम्हारे पास डेटा में करेंसी रिलेटेड डेटा आता है, यूएस डॉलर, मतलब मनी से रिलेटेड है ना, फाइनेंशियल। तो उस समय तुम्हें अपने स्टोर डेसिमल वैल्यूज ही कर रहे हो उसमें, लेकिन उस पर्टिकुलर डेटा को एक स्पेशल मीनिंग देने के लिए तुम क्या करोगे? मनी और स्मॉल मनी यूज करोगे। और मनी और स्मॉल मनी में डिफरेंस वही है जैसा स्मॉल इंट में और इंटीजर में है, साइज का, ठीक है। अब मनी और डेसिमल में क्या फर्क है उसको समझते हैं। तो जैसे डेसिमल में हमें वो डिफाइन करना पड़ता है मैक्सिमम साइज और उसके बाद प्रिसीजन, मनी में नहीं करना पड़ता, इसमें अपने आप पहले से वो डिफाइंड रहता है, ठीक है। तो मनी में पहले से डिफाइंड रहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। अगर तुम मनी यूज करते हो तो उसका रेंज इतना बड़ा है, देखो ये यहाँ इतना नेगेटिव डेसिमल नंबर से लेके इतना पॉजिटिव नंबर तक, टोटल स्टोरेज 8 बाइट्स। लेकिन दोनों में अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसका जो डॉट के बाद है डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि मनी जो है तुम्हारा हमेशा 4, इसका जो प्रिसीजन वैल्यू होता है हमेशा 4 रहता है, ठीक है, क्लियर। और जो स्मॉल मनी रहता है उसका भी प्रिसीजन वैल्यू 4 रहेगा, लेकिन उसका जो छोटा नंबर है, मतलब स्मॉल नंबर से बड़े नंबर का जो रेंज है वो कम रहता है। मतलब यहाँ पे -2 1 4 7 4 8 इस नंबर से लेके पॉजिटिव यहाँ तक तुम्हारा वैल्यू रहता है, ठीक है। मनी का रेंज थोड़ा ज्यादा बड़ा है, स्मॉल मनी का रेंज थोड़ा कम है, यानी कि 2 लाख समथिंग डेसिमल प्लेस तक, 2 लाख समथिंग नंबर तक तुम मतलब नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड में स्मॉल मनी में स्टोर कर सकते हो। उससे बड़ा नंबर है, 2 लाख से ज्यादा बड़ा नंबर है तो तुम मनी यूज करोगे। ओके, क्लियर, यस अंडरस्टूड, सर। ठीक है। तो ये था मनी और स्मॉल मनी। अब बैक आ जाते हैं, तो इससे हमारा खत्म हो गया पूरा एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स। फिर नीचे आएंगे डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास है डेट से रिलेटेड और ये टाइम से रिलेटेड। सो डेट वाला डेटा टाइप क्या होता है? ये वाला होता है, जिसमें क्या है, सिर्फ डेट है। मतलब अगर आज का डेट मैं लेता हूँ तो उस समय मेरे पास क्या आ जाएगा? उसमें मेरे पास आ जाएगा जैसे 2023 और 03 और उसके बाद 22, सिर्फ डेट वाला पार्ट रहेगा। टाइम का मतलब हुआ कि सिर्फ टाइम वाला पार्ट, यानी कि आवर्स, मिनट्स, ठीक है, एंड सेकेंड्स, और उसके बाद फिर कुछ कुछ जगहों में नैनो सेकेंड्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये टाइम वाला पार्ट है। फिर आता है डेट टाइम। डेट टाइम क्या है? इन दोनों को मिला दो,
कि तुम्हारा जो अभी आउटपुट आएगा, जो तुम्हारा डेटा तुम स्टोर कर रहे हो, उसमें डेट वाला पार्ट भी रहेगा और टाइम वाला पार्ट भी रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, डेट को अलग ओपन करते हैं, टाइम को अलग ओपन करते हैं और इधर डेट टाइम को अलग से ओपन करते हैं। ठीक है, तो पहले डेट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें देखो, इसका जो डिफॉल्ट लिटरल फॉर्मेट होता है डेट का, वो ये होता है ईयर मंथ और डेट के हिसाब से। ठीक है, इसमें नीचे जाओगे तो इस तरह का ऐसा डेटा होता है। ठीक है, डिफॉल्ट अगर कुछ भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है। जैसे स्ट्रिंग के लिए या इंटीजर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है। ठीक है, और उसके बाद नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे इसके सपोर्टेड फॉर्मेट्स और उसके फंक्शंस वगैरह इन्होंने दिए होंगे। फिर यहाँ पे अगर आ जाओगे टाइम में, तो टाइम का जो फॉर्मेट रहता है ये रहता है ईयर, सॉरी आवर, मंथ, सॉरी आवर, मिनट्स, सेकेंड्स, और उसके बाद मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स कह लो इसको। ठीक है, नैनो सेकेंड्स है, जिसमें 7 डेसिमल प्लेसेस तक तुम नैनो सेकेंड को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, 7 डेसिमल प्लेसेस मतलब कि कितना हुआ नैनो सेकेंड्स में, यानी कि 10⁻⁻⁷ यानी कि 1 सेकेंड का इतना टाइम्स, मतलब इतना टाइम उल्टा। समझ में आया? कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्लियर? मतलब इतना छोटा टाइम तक तुम टाइम कैप्चर कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया डेट और टाइम कैसे डेटा स्टोर कर रहा है? यस सर। फिर आते हैं हाँ डेट सर। टाइम। डेट टाइम क्या करता है कि दोनों को मिला देता है। ठीक है, तो मतलब उसमें जो डेटा स्टोर होगा तुम्हारा रहेगा डेट का, कि डेट का वैल्यू रहेगा ये ऐसे, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये वाला डेट का वैल्यू रहेगा और उसके बाद स्पेस डाल के टाइम का वैल्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन जो टाइम का वैल्यू रहेगा उसमें एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा कि उसमें टाइम जो है नैनो सेकेंड्स में जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक जाएगा, यानी कि 10⁻³ सेकेंड्स तक का ही उसमें टाइम का प्रिसीजन रहेगा डेट टाइम में। तो अगर मुझे उससे ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए डेट और टाइम दोनों साथ में लेके, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एक और दूसरा डेटा टाइप है जिसका नाम है डेट टाइम 2। तो ये डेट टाइम 2 जो है, इसमें रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। इसमें क्या है, डेट रहेगा तुम्हारा, टाइम रहेगा और फ्रैक्शनल सेकेंड्स में इस बार 7 डेसिमल प्लेस तक जा सकते हैं ये वाला। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, फिर बैक आ जाते हैं। तो इसके अलावा और कौन सा डेटा टाइप है, डेट टाइम ऑफसेट। ठीक है, तो डेट टाइम ऑफसेट में क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास डेट रहेगा, टाइम रहेगा 7 डेसिमल प्लेस तक, और उसके बाद फिर एक ऑफसेट वैल्यू रहती है। अब ये ऑफसेट वैल्यू क्या है, कोई मुझे बता सकता है सोच के? कभी देखा है इस तरह का टाइम, डेट टाइम के साथ ऑफसेट लिखा होता है? जैसे अगर ये वाला टाइम, आज का टाइम अगर इंडिया में मैं रखता हूँ तो कितना रहेगा, 20:23:03:22, टाइम कितना हो रहा है 9:00, और मान लो यहाँ पे 0:00 सेकेंड्स है, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा रहेगा ब्रैकेट में +530। ये +530 जो है यही तुम्हारा ऑफसेट है, लेकिन ये है क्या, किसी को पता है? टाइम जोन है, टाइम जोन। सर डिफरेंस है वो, पर्टिकुलर टाइम जोन एंड यूटीसी टाइम जोन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो ऑफसेट वैल्यू है, ये जैसे तुम्हें पता होगा कि हमारा जो ग्लोब है उसमें अलग, वो जब सन के चारों तरफ घूमता है तो उस समय क्या होता है कि सनराइज हर जगह अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे, है ना? उस सनराइज टाइम को कैप्चर करने के, उस सनराइज टाइम से ही हम लोग हर कंट्री का टाइम निकालते हैं कि किस समय कौन सी कंट्री में क्या बजा है। जैसे यूएस में अभी मतलब रात हो रही होगी, रात के कितना बज रहे होंगे, रात के बज रहे होंगे 8:30, 8:30 बज रहे होंगे शायद रात के वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो टाइम है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो सनराइज टाइम से फाइंड होता है। तो हर जगह अलग अलग टाइम होता है, डिफरेंस। अब लेकिन उसको मैनेज करने के लिए क्या है, एक बीच में एक सेंटर टाइम डिफाइन किया जिसको हम लोग बोलते हैं यूटीसी। ठीक है, अब इंडिया इस यूटीसी टाइम से कितना आगे है या कितना पीछे है, या कोई भी कंट्री कितना आगे है या कितना पीछे है, उसको हम ऑफसेट से डिफाइन करते हैं। +530 मतलब यूटीसी से 5.5 घंटे आगे। जो तुम्हारा यूएस का होगा, यूएस का -630 या -430 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो वो +530 -530 जो है वो तुम्हारा क्या है, ऑफसेट टाइम है कि यूटीसी से कितना आगे। तो उससे क्या होगा, ये हम ये भी कैप्चर कर पाएंगे कि जो अभी डेट टाइम स्टोर कर रहे हैं वो कौन से कंट्री का है या उसमें कौन से टाइम जोन से स्टोर कर रहे हैं। अगर टाइम जोन इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना है तो हम डेट टाइम ऑफसेट डेटा टाइप यूज करते हैं। क्लियर?
Yes, sir. अंडरस्टूड? ओके, बैक आते हैं। एक और हाँ सर। लास्ट डेटा टाइप है स्मॉल डेट टाइम। ठीक है, तो स्मॉल डेट टाइम में वही टाइम का फर्क रहेगा फ्रैक्शनल्स में। जैसे डेट टाइम में 3 डेसिमल प्लेस तक फ्रैक्शनल सेकंड जाता है, डेट टाइम 2 में 7 डेसिमल प्लेस तक। स्मॉल डेट टाइम में फ्रैक्शनल सेकंड होता ही नहीं है, मतलब आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, बस सेकंड्स के आगे नहीं जाएगा वो। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, वो यहाँ भी करके देखेंगे तो हो जाएगा। ओके। देन आते हैं हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में 3 और डेटा टाइप्स हैं। जैसे कैर है, वेर कैर है, टेक्स्ट है, उसी का भाई है यहाँ पे एन कैर, एन वेर कैर और एन टेक्स्ट। ठीक है, ये स्टार्टिंग में एन लिखने का मतलब क्या है कि ये यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए है। ठीक है, अब यूनिकोड कैरेक्टर क्या हो सकता है, किसी को पता है? स्पेशल कैरेक्टर भी और उसमें नंबर भी हो शायद। नहीं। अच्छा, वर्ड सुना है कभी यूनिकोड? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी तुम लोग अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पे जब भी टाइप करते हो, तुम्हारे पास कितने कैरेक्टर्स तुम टाइप कर सकते हो अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली? कभी नोटिस किया है? तुम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स तक ही टाइप कर पाओगे, जैसे 256 या 258 कैरेक्टर्स तुम टाइप कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। लेकिन सेम चीज तुम अगर जापान में चले जाओगे, तो जापान में जो कीबोर्ड आएगा, उसके कीबोर्ड में जो कीज होंगे वो सारे जापानीज लेटर में लिखे होते हैं। वो जब टाइप करेगा उसके कैरेक्टर्स अलग होंगे एज कम्पेयर टू हमारे कैरेक्टर्स जो इंग्लिश लेटर्स में है, यानी कि लैटिन लेटर्स में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स होते हैं। जैसे हिंदी का जितने भी लैंग्वेज होते हैं देवनागरी वाले, वो अलग कैरेक्टर सेट्स हैं। जापानीज अलग कैरेक्टर सेट है। UTF-8 जो हम लोग बाई डिफॉल्ट अभी यूज करते हैं इंग्लिश लेटर्स वाले, वो UTF-8 होता है, जिसमें 256 या 258 कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर सेट्स होते हैं। ठीक है, इन सभी कैरेक्टर सेट्स का एक पेरेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिकोड। ठीक है, तो अगर तुम्हें नॉर्मल कैरेक्टर्स सेट करना है कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट का, जो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे सिस्टम का होगा, तो उसके लिए कैर वैर कैर टेक्स्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें मल्टीपल कैरेक्टर सेट्स का डेटा स्टोर करना है, तो तुम क्या करोगे, यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स के लिए डेटा टाइप यूज करोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जापानीज इंग्लिश मिक्स ऐसा कुछ डेटा आ रहा है, या हिंदी इंग्लिश मिक्स आ रहा है कुछ डेटा, हिंदी कैरेक्टर्स भी है, जापानीज कैरेक्टर्स है, चाइनीज कैरेक्टर है, तो तुम एन कैर, एन वेर कैर या एन टेक्स्ट यूज करोगे स्ट्रिंग में। ठीक है, ओके। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा, नहीं है, ऐसा नहीं। नॉर्मल कैर वैर कैर में स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, डॉट कॉमा सब कुछ इंक्लूडेड है, बट वो कैरेक्टर्स भी जो हैं वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट से हैं। लेकिन अगर अलग अलग लैंग्वेजेस में जाओगे, उनके सिंबल्स बदल जाते हैं ना, है कि नहीं? यस सर। तो उन सबको एक साथ अगर तुम्हें स्टोर करना है तो यूनिकोड यूज करना। अगर नॉर्मल कोई एक कैरेक्टर सेट तुम्हारे सिस्टम का डिफॉल्ट में सेट करना है, तो कैर वैर कैर या टेक्स्ट। ठीक है, फिर नीचे आते हैं बाइनरी स्ट्रिंग्स। तो ये अभी आजकल कोई यूज नहीं करता। ठीक है, ये मेनली यूज होता था इमेज, वीडियो या ब्लॉब टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, आजकल ये यूज नहीं करते क्योंकि क्लाउड स्टोरेज आ गया अलग अलग को। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि क्योंकि ये मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है और ये ऑप्टिमाइज्ड भी नहीं होता, इसमें से फिर पहले डेटा को एनकोड करो, फिर डिकोड करो, उस बहुत कुछ करना पड़ जाता है। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव जैसे कहीं पे ड्राइव में रख दिया, उसकी जो लिंक मिली उस लिंक को वैरकैर की तरह स्टोर कर लिया, तो उसको स्टोर करने में कम स्पेस लगता है। तो ये आजकल यूज़ नहीं होता, बट इसके लिए भी स्कोप है। ठीक है, फिर कुछ अलग दूसरे डेटा टाइप्स हैं, ये भी आजकल कोई मतलब बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। ठीक है, बट ये एडिशनल सपोर्ट्स हैं कुछ, अगर स्पेशल कर रहे हो। सिर्फ एक बार मुझे एक्सएमएल यूज डेटा टाइप यूज़ करना पड़ा था, तो एक्सएमएल टाइप का कुछ डेटा होगा तो उसके लिए एक्सएमएल डेटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ दूसरा टाइप का अगर डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा नहीं, बट ये तुम अगर तुम पढ़ना चाहते हो एडवांस में, तुम ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर? यस। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में। तो अभी क्योंकि हमने अलग अलग डेटा टाइप्स देख लिए, तो अब उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे वैरकैर वाले पार्ट में। ठीक है, तो वैरकैर में सपोज ये लिखा, अब मैं सपोज यूज़र का डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर करना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। तो एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ हम कैसे स्टोर करेंगे, डेट डेटा टाइप में, है ना? और ये इस एम्प्लॉय का जो कब क्रिएट किया था इस एम्प्लॉय को, उसका टाइम कैप्चर करने के लिए क्रिएटेड
एट एक कॉलम बना रहा हूँ जिसमें डेटा टाइप में रखूँगा डेट टाइम, ठीक है। और इतना करके मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। अब मेरा एक टेबल क्रिएट होगा एम्प्लॉयज़ नाम का, इसमें अभी इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, ठीक है, वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ में हमें मेंशन करना पड़ेगा, से 1 फर्स्ट एम्प्लॉय है, इसमें सपोज इसमें है जयेश, और उसके बाद फुल ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है। अब ये डेट ऑफ बर्थ जो डेट है, डेट इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो डेट लिखना है उसको भी ऐसे स्ट्रिंग की तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि पहले तुम ईयर मेंशन करो, ठीक है। जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ इसका हो गया 1997, ठीक है, और 01, 0 और 10 मान लो, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मान लो, उसके बाद इसका डेट टाइम क्रिएशन का, कि कब इस एम्प्लॉय को क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आज क्रिएट कर रहे हैं तो आज का डेट टाइम डाल देते हैं 2023, और उसके बाद मंथ आ जाएगा 03, फिर डेट आ जाएगा 22, स्पेस डाल के आवर्स मिनट्स ऐसे डालना है, तो 09:08:00, ठीक है, क्लियर। तो डेट को भी स्ट्रिंग की Yes, तरह लिखते हैं, डेट टाइम को भी स्ट्रिंग में लिखते हैं, लेकिन वो इंसर्ट हो जाए प्रॉपर डेट की तरह या डेट टाइम की तरह रिकग्नाइज हो जाए, उसके लिए एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मंथ पहले लिख दिया, आवर पहले लिख दिया, वैसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। yes sir. ठीक है, तो इसको ऐसे इंसर्ट करते हैं, एक और रो बनाते हैं यहाँ पे, रो नंबर 2, इसको बना देते हैं मीना, इसको बना देते हैं से 93, इसको कर देते हैं हम 09, इसको कर देते हैं 18, डेट टाइम ऑफ इंसर्शन मान लो कि इसको हमने थोड़ी देर बाद इंसर्ट करा, अराउंड 10 पे, ठीक है। इसको ऐसे रन करेंगे तो 2 रोज इंसर्ट हो जाएंगे। अब इसका अगर मैं डेट फंक्शन इसको रन करके आउटपुट देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, स्टार इसलिए क्योंकि सारे कॉलम्स का डेटा देखना है। रन किया तो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? Yes sir. Right. नो डाउट्स, ओके, Right. ठीक है। तो अब ये हो गया ऐसा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे फंक्शन से रिलेटेड, कि अगर मैं कुछ फंक्शन अप्लाई करके देखना चाहता हूँ कि मेरे जो यूजर्स को मैंने डेटा इंसर्ट करा है, क्या मैं उस यूजर का फुल नेम का लेंथ कैप्चर कर सकता हूँ, कि कितना लंबा नाम है, कितना छोटा नाम है। तो जैसे पाइथन में फंक्शन अप्लाई करते हो, इसमें भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। पाइथन में फंक्शन तुम वेरिएबल पे अप्लाई करते हो या वैल्यू पे अप्लाई करते हो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, कॉलम नेम्स पे या वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, आईडी कॉमा फुल नेम, ठीक है, कॉमा डीओबी, ठीक है। सपोज ये 3 कॉलम सिलेक्ट करके इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ, तो ये 3 कॉलम आ गए। अब इसमें सपोज मैं क्या करना, उसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि कोड अच्छा से रीड कर सके। और इसमें लास्ट में क्या करना चाहता हूँ, मैं एक और आउटपुट देखना चाहता हूँ कि इन कॉलम के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं लेंथ देखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर नाम का लेंथ कितना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए एक फंक्शन होता है len, ठीक है। और लेंथ फंक्शन में हमें पास करना होता है एक वैल्यू, तो हम इसमें कॉलम नेम पास कर सकते हैं। जब मैं इसको रन करूंगा तो होगा ये कि जब सिलेक्ट स्टेटमेंट रन होता है ना, तो क्या होता है कि ये हर रो से 1 बाय 1 आइटरेट करता है। यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 रोज है, तो जब सिलेक्ट स्टेटमेंट चलता है तो सिलेक्ट क्या करता है, पहले चेक करता है क्या क्या कॉलम सेलेक्ट करना है, तो हर एक कॉलम को ऐसा रेंज बनाता है, ठीक है। और 1 बाय 1 वो सिलेक्शन स्टार्ट करता है कि फर्स्ट रो पे आया, आईडी सेलेक्ट किया, फुल नेम सेलेक्ट किया, डीओबी सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट रो पे जाएगा, 2 सेलेक्ट करेगा, मीना सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, फिर ऐसे करते करते हर रो में हर वैल्यू से एक एक करके वो ट्रेवर्स करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब कॉलम नेम मेंशन करते हैं तो उसका मतलब वही होता है कि सिलेक्ट करो ये कॉलम नेम्स और 1 बाय 1 हर एक रो से, ठीक है, क्लियर, Yes समझ sir. में आया। तो अगर मैंने सपोज लिखा होता सिलेक्ट आईडी एंड उसके बाद डीओबी, तो उसमें क्या होता कि वो कुछ इस तरह से ट्रेवर्स करता, फर्स्ट रो में आता, आईडी सिलेक्ट करता, फिर स्किप करता आगे, फिर डीओबी सिलेक्ट करता, फिर इसमें आता, फिर इसके बाद इसमें सेलेक्ट करता, फिर चेक करता कॉलम नेम क्या है, फुल नेम चाहिए नहीं चाहिए, तो डीओबी चाहिए, हाँ डीओबी चाहिए, तो यहाँ से डीओबी स्कैन किया ऐसे। तो ऐसे करते करते जितने रोज होंगे उतना टाइम लगेगा। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा आउटपुट बनने में, इसका मतलब
है कि नहीं? yes sir, करेक्ट। तो अब इससे हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो, इसका मतलब कि वो डिपेंड करेगा कितना तेज आउटपुट आ रहा है वो उस डेटा पे, कि कितना बड़ा डेटा है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर? ओके। नाउ अब ये जो सिलेक्ट ये लेन फंक्शन लगाया है, तो ये लेन फंक्शन कैसे चलता है? क्योंकि ये वैल्यू बाय वैल्यू आइटरेट कर रहा है ना, तो ये जो लेन फंक्शन है ये भी वैल्यू बाय वैल्यू ही अप्लाई होती है। ऐसा नहीं कि पूरे कॉलम पे लेन लगा दोगे एक वैल्यू आ जाएगी, नहीं। ठीक है, तो होता ये है कि कुछ इस तरह से यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी ये लेन ऑफ फुल नेम किया है, तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या क्या बोला, सिलेक्ट आईडी करो। ठीक है, आईडी सिलेक्ट। फिर इसने बोला कि फुल नेम सिलेक्ट करो, कर दिया। फिर बोला डीओबी सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर बोला कि मैंने लेन सिलेक्ट करो, लेन ऑफ फुल नेम। तो अब वो क्या करेगा, लेन ऑफ फुल नेम क्या है, फुल नेम उठाएगा यहाँ से, फुल नेम में उसको क्या मिल जाएगा, जयेश। ठीक है, जयेश मिल गया। अब जयेश में उसमें बोला कि लेंथ निकालो, तो इसका लेंथ लेन ऑफ जयेश निकालेगा और इक्वल टू उसको कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक कॉलम बनेगा जहाँ पे वैल्यू आएगी 6। फिर आगे बढ़ेगा नेक्स्ट, फिर आईडी उठाएगा, मीना उठाएगा, डीओपी उठाएगा, फिर लेन ऑफ मीना उठाएगा, फिर उसका वैल्यू कैलकुलेट करेगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो लेट्स सी कि इसको रन करने पे क्या होता है। इसको सिलेक्ट किया, रन किया, तो अभी देखो आउटपुट क्या आया, यही आया है ना। yes sir, तो यानी कि क्या हुआ कि ये लेन जो है हमें भले ही कॉलम पे अप्लाई किया है, लेकिन इंटरनली वो एट अ टाइम एक स्ट्रिंग वैल्यू पे चलता है। ठीक है, अंडरस्टूड? yes sir, समझ में आई बात? जी सर, ओके, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया ऐसे लेंथ फंक्शन। तो अब ये जो लेंथ फंक्शन है, ये लेंथ फंक्शन क्या करता है, सिर्फ लिखे हुए डेटा का जो कैरेक्टर लेंथ है उसको काउंट करता है वो। ठीक है, अब ये तो मैंने कॉलम पे अप्लाई किया है। मैंने कहा कि ये सिंगल डायरेक्टली स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होती है, और इंटरनली वो स्ट्रिंग पे ही हो रही है, भले ही हमने यहाँ पे कॉलम लिखा है। तो मैं डायरेक्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट को लिख के ऐसे सिलेक्ट, फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ कोई स्टैटिक स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मान लो ऐसे कुछ लिख दिया। और उसके बाद ये क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक वैल्यू है, तो ये कहीं से फ्रॉम टेबल नेम लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट लिख के ऐसे रन करेंगे तो उसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सिलेक्ट कुछ एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखा है ABCD ऐसे, और उसके बाद इसको रन किया, तो ये सिर्फ सिलेक्ट में ये आउटपुट दे देगा। यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, SQL का एक प्रिंट स्टेटमेंट जैसा हो गया, समझ लो। ठीक है, क्लियर? yes sir, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और कॉलम डाल के इसमें 1 2 3 ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 99.5 कर सकते हैं, रन किया तो ये आउटपुट दे देगा ऐसे। ओके, देन अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हैं यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट किया, मैंने लिखा सपोज 989 प्लस 9898, रन किया तो इसने प्लस करके आउटपुट दे दिया। तो मतलब समेशन प्लस माइनस सब कुछ कर सकता है। फिर अगर मुझे दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है तो क्या करेंगे, सपोज मैंने लिखा ये नंबर स्ट्रिंग लिखा, प्लस करके फिर ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा, तो दोनों को ये क्या करेगा, कंकैटिनेट कर देगा। यानी कि दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए हम प्लस यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सर yes ये sir, जो जो नेम का हमने लेन निकाला उसका बेनिफिट क्या हुआ, मतलब उसका बेनिफिट अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे तो ठीक है। मान लो कि पाइथन में तुम दो एक स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हो, उससे क्या फायदा होता है तुम्हें? से क्या फायदा मिला, तुम पाइथन पे लेंथ निकालते हो, लेंथ ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, क्या मिलता है उससे फाइंड करके तुम्हें? डेटा क्लीनिंग के समय सर काम आता है इसमें। काम आता है ना कुछ कहीं पे जहाँ जहाँ पे लेंथ की जरूरत पड़ेगी वहां पे काम आएगा ना। बिल्कुल सर, डेटा क्लीनिंग में सेम चीज यहाँ पे भी, जहाँ पे तुम्हें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए लेंथ कैसे निकालोगे, तो ये फंक्शन है वो लेंथ फंक्शन निकालने का। ठीक है, तो वैसे ही मैं ये अभी फंक्शंस बता रहा हूँ कि तुम सिलेक्ट स्टेटमेंट में फंक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक है, इसमें इसका कुछ यूज नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें लेंथ निकालना होगा तो ऐसे निकालोगे। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि तुम मुझे उन सभी स्टूडेंट्स का लिस्ट दो जिसका लेंथ, जिसके नाम का लेंथ 10 कैरेक्टर से ज्यादा है, तो वहां पे तो लेंथ निकालना पड़ेगा ना।
है कि Yes, नहीं? sir. तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज करेंगे, अगर यूज करेंगे उसमें पता होना पड़ेगा कि लेंथ निकालते कैसे, तो वही बता रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तभी हम देख रहे थे कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे हम मतलब टास्क परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट ऐसे कर सकते हैं, प्लस माइनस हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस यूज करके, माइनस प्रोडक्ट सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है 9, सपोज मैंने लिखा 2 × 6, ठीक है। इसको रन करेंगे तो दो आउटपुट आएगा, कॉमा लगाया था ना बीच में, पहला स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन, फिर 2 × 6 12, ठीक है। कॉमा लगा के ऐसे जितने चाहे वैल्यूज में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ Yes, तक? sir. No, no. ओके, ठीक है। तो ये था सिलेक्ट स्टेटमेंट। चलो अभी देखते हैं कि इस लेंथ फंक्शन का यूज करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि varchar में और char में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल टेस्ट, और इसमें हम दो कॉलम इंसर्ट करेंगे। पहला कॉलम होगा char कॉलम, ठीक है, जिसका डेटा टाइप होगा char, इसमें रखेंगे साइज हम 10। दूसरा उसके बाद हम रखेंगे varchar कॉलम, इसका डेटा टाइप रखेंगे हम varchar, इसका भी साइज रखेंगे 10। ठीक है, इसको रन करते हैं तो एक टेबल क्रिएट हो गया होगा टेस्ट। ठीक है, अब इसमें अगर सिलेक्ट स्टार करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, तो इसमें क्या आना चाहिए आउटपुट में? चारकोल एंड क्या आएगा आउट? दोनों सारे ही आएंगे टेबल। टेस्ट फाइल की सारे कॉलम आएंगे, और मतलब दोनों कॉलम। उसके अंदर कुछ डेटा आएगा? नो सर, अभी डेटा डाले ही नहीं सर, डेटा कहाँ से आएगा? कॉलम कॉलम आएगा। एग्जैक्टली, है ना। तो अगर कुछ रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ऐसा आउटपुट में कॉलम कॉलम दिखेगा, कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये अभी इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज में मैं कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें भी मैं 10 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अगर रन करते हैं तो देखते हैं कि डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं, यानी कि इंसर्ट हो गया, मतलब मैक्सिमम 10 तक इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंसर्शन करते हैं, इस बार क्या करेंगे, 5 कैरेक्टर्स इंसर्ट करते हैं सिर्फ। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम से अगर कम भी इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट होता है कि नहीं, हो जाता है। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं कि ज़्यादा इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें एक क्लास में एक 1 लगा देंगे, 11 कैरेक्टर्स। तो अगर मैं 11 इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, एरर, कि स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड इन टेबल दिस कॉलम चारकोल, क्या मतलब कैर कॉल एंड ट्रंकेटेड वैल्यू विल बी दिस, कि मतलब इसमें जो लास्ट में 1 है वो कट जाएगा, इसलिए वो इंसर्ट नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन इसने एरर जो बताया उसने कैर कॉलम में बताया, यानी कि इंसर्शन भी है जो कॉलम बाय कॉलम होता है, पहले कॉलम में एरर आ गया तो उसके आगे कॉलम में भरा ही नहीं वो। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आया ये? बात समझ में आई मेरी? यस सर। ओके, अभी आई थिंक मैंने यस सर। कॉलम नेम थोड़ा गलत कर दिया, काम करते हैं टेबल को फिर से रिक्रिएट करते हैं, और ये वेर कैर कॉलम होगा, रन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट। तो अभी इसमें दो रोज इंसर्टेड है, देखो, एक में 10 कैरेक्टर्स हैं और एक में 5 कैरेक्टर्स हैं, दोनों में। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो मैं पहले डिफरेंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, डिफरेंस कैर में और वैरकैर में ये है कि जो कैर है उसने बोला है कि अगर मैं साइज 10 बोलता हूँ और तुम अगर उसमें 5 कैरेक्टर्स इंसर्ट करते हो तो भी मैं अपने मेमोरी में यानी कि स्टोरेज में 10 कैरेक्टर का ही स्पेस यूज करूंगा, बाकी जो 5 कैरेक्टर बचे हुए होंगे उनका स्पेस मैं खाली छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। वैरकैर क्या बोलता है कि वो बोलता है कि मैं वेरिएबल लेंथ यूज करूंगा, मेरा मैक्सिमम साइज 10 है, लेकिन अगर तुम 5 इंसर्ट करोगे तो मैं 5 का ही स्पेस लूंगा, बाकी 5 दूसरा को यूज कर सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? नो सर।
मतलब ये कि जब तुम डेटा स्टोर करते हो, मान लो कि ये तुम्हारा मेमोरी है और यहाँ पे अगर डेटा स्टोर करोगे कैर ऑफ 10 में, ठीक है, कैर ऑफ 10 क्या करेगा, 10 बाइट्स का ऐसा स्टोरेज बनाएगा। और अगर तुम डेटा इंसर्ट करते समय सिर्फ 5 ही कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, यानी कि A1 2 ऐसा कुछ, A B C D E, तो बाकी के 5 जो स्पेस रहेंगे ना वो एम्प्टी रख के आगे बढ़ेगा, मतलब कि इनको इनको भी वो यूटिलाइज करेगा विद एम्प्टी कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब कि कैर में क्या होगा कि चाहे तुम भले इसमें कम वैल्यूज इंसर्ट करो, तब भी वो स्टोरेज में 10 कैरेक्टर्स का ही डेटा स्टोर करेगा, मतलब 10 कैरेक्टर का स्पेस यूज करेगा, 10 बाइट्स का। लेकिन जो वैर कैर होगा वो क्या करता है, अगर तुम वैर कैर यूज करते हो, वैर कैर में अगर मैंने 10 मेंशन किया तो वो क्या करेगा कि सेकेंड, ये अगर मेरी मेमोरी स्पेस है, तो अगर मैंने सिर्फ 5 कैरेक्टर इंसर्ट करें, मान लो A B C D and E, तो वो मेमोरी में सिर्फ ये 5 का ही स्पेस यूज करेगा। लेकिन जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, पूरा 10 यूज करता है, चाहे तुम 5 इंसर्ट करो, 1 इंसर्ट करो या जो भी इंसर्ट करो। ठीक है, ये डिफरेंस है। समझ में आया स्टोरेज का, कि अगर कैर यूज करोगे तो जितना मैक्सिमम साइज है उतना, चाहे तुम कम कैरेक्टर ही इंसर्ट कर रहे हो या ज्यादा इंसर्ट करो, स्टोरेज में पूरा पूरा 10 स्पेस ले रहा है। वैर कैर क्या करेगा, जितना इंसर्ट करोगे उतने का स्पेस लेगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो सर एक चलो अब चीज इसको, बताइए मेरे को, हाँ, अगर ये दोनों में, तो फिर ये नीचे वाले में वेयर केयर में नंबर क्यों देते हैं, 10 नंबर या ये, वो तो बाय वो 10 डिफॉल्ट ले लेना नहीं, चाहिए उसको। नहीं 10 नंबर का मतलब है कि मैक्सिमम 10 कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है, कैर का मतलब है कि मैक्सिमम 10 कर सकते हो, लेकिन कम भी इंसर्ट करोगे तब भी 10 लूंगा। वायर कैर के मैक्सिमम 10 कर सकते हो, कम करोगे तो मैं कम का स्पेस लूंगा, ये। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब इसको अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं हमारी थ्योरी को उसका आउटपुट में। ठीक है, तो मेरे पास कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस हैं। एक तो हमने लेंथ फंक्शन देख लिया, जो क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करता है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन है डेटा लेंथ करके, जो क्या करता है, स्टोरेज में कितना लेंथ है, कितना बाइट्स का डेटा स्टोर कर रहा है, उसको फाइंड करता है वो। तो हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस बार कैर कॉलम, कॉमा वैर कैर कॉलम। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके रन करेंगे, दोनों का आउटपुट आएगा। इस बार हम क्या करेंगे, कैर कॉलम के जस्ट बाद यहाँ पे हम लगाएंगे लेंथ ऑफ कैर कॉलम, कॉमा, और इसके जस्ट बाद यहाँ पे लगाएंगे लेंथ ऑफ वैर कैर कॉलम, ताकि दोनों के लेंथ हमें दिख जाए, लेंथ ऑफ कितना कैरेक्टर्स है उसमें। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे, इसमें 10 कैरेक्टर्स है तो 10 आउटपुट आया, इसमें 10 कैरेक्टर्स थे, इसमें भी 10 आउटपुट आया, इसमें 5 कैरेक्टर्स थे, 5 आउटपुट आया, इसमें 5 कैरेक्टर्स थे, 5 आउटपुट आया। यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सब में सेम ही है। इसमें भी सेम 10 कैरेक्टर्स है, इसमें भी सेम 10 कैरेक्टर्स है, इसमें भी सेम 5 कैरेक्टर्स है, इसमें भी सेम 5 कैरेक्टर्स लेंथ है। लेकिन स्टोरेज में कितना स्पेस ले रहा है उसको देखते हैं दोनों। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा डेटा लेंथ। ठीक है, और इसमें सेम वही फंक्शन पास करेंगे, कैर कॉलम, आई मीन कॉलम पास करेंगे, और इसमें हम फिर से डेटा लेंथ फॉर वैर कैर कॉलम। ठीक है, इतना लिख के अगर मैं रन करता हूँ, अभी तुम्हें दो चीजें दिखेंगे, पहला कैरेक्टर कॉलम का वैल्यू, फिर उसका लेंथ ऑफ कैरेक्टर, फिर स्टोरेज में कितना स्पेस लिया वो, फिर वैरकैर कॉलम उसका वैल्यू, लेंथ ऑफ वैरकैर कॉलम, फिर स्टोरेज में कितना वैरकैर कॉलम ने जगह लिया वो। इसको रन करते हैं, अब देखो आउटपुट कैसा आ रहा है। इसमें देखो, जब हम लोग 10 कैरेक्टर स्टोर कर रहे थे, कैर में लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स 10 है, स्टोरेज में उसने लिया 10। वैरकैर ने 10 कैरेक्टर जब स्टोर करना था तो उसका लेंथ ऑफ कैरेक्टर 10 था, और स्टोरेज में भी 10 लिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। नीचे आते हैं 5 कैरेक्टर्स में, जब कैर कॉलम में हमने 5 लेंथ का डेटा स्टोर किया तो उसमें स्टोरेज ने 10 ही लिया उसने, क्योंकि मैक्सिमम साइज हमने 10 बोला था, तो 5 कैरेक्टर इंसर्ट करने के बाद भी उसने स्टोरेज में 10 का स्पेस लिया। वैरकैर ने हमने 5 कैरेक्टर इंसर्ट करे तो उसने स्टोरेज में, इवन दो उसका लेंथ 10 था, उसने स्टोरेज में सिर्फ 5 स्पेस लिया। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? तो जो हमने पढ़ा था वही क्लियर हो गया अभी यहाँ पे?
यस सर। ठीक है। तो ये डेटा लेंथ फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कॉलम स्टोरेज में कितना लेंथ ले रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स यहाँ तक? कोई डाउट? No, sir. ठीक है। तो अभी जैसे हमने लेंथ ऑफ कैरेक्टर फंक्शन को अप्लाई किया, राइट? स्ट्रिंग में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तुम्हारा होमवर्क आज के लिए ये है कि एसक्यूएल सर्वर वाला ये यहाँ पे जब ओपन करोगे एसक्यूएल का W3 स्किल में नोट ये डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे नीचे जाना और यहाँ पे एसक्यूएल रेफरेंसेस होगा और इसमें एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस होगा, इसको ओपन करना। इसको ओपन करने के बाद नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे ये एसक्यूएल सर्वर स्ट्रिंग फंक्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन है। इन सबको वन बाय वन तुमको यूज करना है और यूज करके ये फिगर आउट करना है कि ये फंक्शन एक्चुअली में कर क्या रहा है। ठीक है, और इसके बारे में लिखा भी हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, सारी चीजें यूज करके एक बार चेक करनी है। स्ट्रिंग में कैसे करोगे? कोई भी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखो, कोई भी स्ट्रिंग लो और उस स्ट्रिंग में फंक्शन में एक फंक्शन अप्लाई करो। जैसे लेंथ फंक्शन है, स्ट्रिंग में पास करके अप्लाई करो और रन करके देखो आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो अपने SSMS में, या फिर यहाँ पे कोई भी फंक्शन यूज करो। जैसे मान लो कैर फंक्शन यूज किया मैंने। ठीक है, इसको ओपन करना, ट्राई योरसेल्फ करना और यहाँ पे जाके ये एक नया एडिटर खोलेगा, ऑनलाइन ही तुम इसको रन करके आउटपुट देख सकोगे फिर यहीं पे। फिर तुम्हें समझना है कि ये कर क्या रहा है एक्चुअली में। ओके, अंडरस्टूड? बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, लास्ट Yes. जाते जाते एक और कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगा रहे थे, इसको जब मैंने रन किया था तो एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे क्या था कि जहाँ पे फंक्शन लगाए हैं ऊपर में कॉलम नेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे नो कॉलम नेम बता रहा है। दिख रहा है ये वाला नो कॉलम नेम आया है यस इसमें भी? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन लगा और फंक्शन का कोई कॉलम नेम नहीं होता ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्ट के आउटपुट में कॉलम नेम्स को बदल सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे उसको बदलने के लिए? हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है एलियास। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेन ऑफ कैर कॉलम है, इसके सिलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट में मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ ऐसा आए एज कैर लेंथ। ठीक है, तो ये कैर लेंथ जो है मेरा नया कॉलम का नाम हो गया। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे नो कॉलम नेम की जगह कैर लेंथ लिखा होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सेम चीज Yes, अगर sir. मैं चाहता हूँ कि ये कैर कॉल ऐसे लिखा हुआ है, इसका नाम बदलना चाहता हूँ एज, सपोज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका लिखना चाहता हूँ C कैपिटल में सब कुछ कैर लेंथ कैर कॉलम, सपोज ये नाम रखना चाहता हूँ। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये आउटपुट में ऐसा नाम देगा। ठीक है, तो आउटपुट में रीनेम करना हम एलियास से करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि टेबल में कॉलम नेम चेंज हो गया, नहीं। ये सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो आउटपुट आ रहा है उसमें चेंज कर रहा है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, देन अभी अगर सपोज तुम्हें किसी कॉलम नेम में स्पेस यूज करना है या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, ठीक है, तो उसको तुम अभी डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉलम नेम आए वो उसका नाम कुछ ऐसा आए, कैर स्पेस कॉल ऐसे आए, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख पाओगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर जब भी स्पेस वगैरह ऐसा कुछ यूज करना है तो अपने कॉलम नेम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे ऐसे। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट है ये भी सिर्फ एसक्यूएल सर्वर के लिए है। माई एसक्यूएल वगैरह में स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होता, उसमें दूसरा सिंबल यूज होता है। ठीक है, उसमें कौन सा सिंबल यूज होता है, ऐसा टिल्ड वाला, माई एसक्यूएल में ऐसा ही है। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, तो अभी अगर सपोज मुझे कोई कॉलम नेम रखना है कैर स्पेस कॉलम, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम लिखूंगा तो काम चलेगा। जैसे अभी रीनेम करके भी मुझे आउटपुट देखना था, सपोज मैं ऐसा कुछ देखना चाहता हूँ कैर स्पेस कॉलम, तो ये कॉलम नेम है, कॉलम नेम में स्पेस चाहिए था तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। इसको रन करूंगा तो आउटपुट में ऐसा आएगा ये वाला। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो होमवर्क याद है सबको? सारे एसक्यूएल ये एसक्यूएल में जितने भी एसक्यूएल सर्वर फंक्शन में स्ट्रिंग फंक्शन जो है एक एक बार चला के समझने की कोशिश करना है कि कैसे चल रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, और जो चीज़ समझ ना आए कि कैसे वर्क कर रहा है थोड़ा ट्राई करना है, एक दो बार नहीं आए